नमस्कार। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से परसाई की रचनाओं के पुनर्पाठ की दूसरी कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत वर्ष हमने परसाई पुनर्पाठ का आयोजन किया था, जिसे आप सबकी ओर से भरपूर प्रोत्साहन मिला था। 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि एवं 22 अगस्त को जयंती है। इसी कड़ी में हम इस वर्ष भी परसाई की कुछ अन्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम व्यंग्य की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का जो वातावरण देख रहे हैं, इसमें परसाई जी के लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के द्वारा व्यंग्य को पहचान देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। परसाई से पूर्व व्यंग्य छिटपुट रूप में ही दिखाई पड़ता था। परसाई जी ने निरंतर व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्यिक समाज में स्वीकृति दिलाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग एवं आम जन की पीड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनका लेखन इतना विपुल और महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ चुनिंदा रचनाओं का चयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने बहुत सोच विचार और अध्ययन विश्लेषण के उपरांत आपके लिए कुछ रचनाओं का चयन किया है। परसाई पुनर्पाठ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है संजय पुरोहित की आवाज में परसाई जी की रचना अन्न की मौत। इस रचना में परसाई ने भारतीय मनुष्य की अनावश्यक सहिष्णुता, कायरता, धर्मभीरुता आदि पर जमकर व्यंग्य प्रहार किया है। तो आइए सुनते हैं संजय पुरोहित जी की आवाज में परसाई जी की रचना अन्न की मौत। अन्न की मौत। व्यंग्य हरिशंकर परसाई। बाजार में जब गेहूं का दाना न मिलता हो, तब कोई मित्र अगर 25-30 किलो गेहूं दे दे तो देश का भविष्य एकदम उज्जवल दिखने लगता है। कल एक मित्र ने 25-30 किलो आटा एक बोरे में भेज दिया था और दुनिया के प्रति मेरी दृष्टि बदल गई थी। दुनिया मुझे उस वक्त बुरी नहीं लग रही थी। जिन मनीषियों ने संसार को दुखमय कहा है, उन्होंने ये तब कहा होगा जब उनके घर में आटा नहीं होगा। आटा मिलने के बाद भी उन्होंने अपने मत को नहीं बदला। अगर मनीषी भी हम छोटे लेखकों की तरह अपनी रचना को एक बार फिर देख लें, तो दुनिया बहुत से गलत मंतव्यों से बच जाए। आटा देखते ही मुझे भविष्य बहुत आशावान लगा। मुझे लगा वियतनाम में शांति होने ही वाली है। निरस्त्रीकरण होने में अब बहुत देर नहीं है। चीन और पाकिस्तान खुद समझौता करने के लिए भागे आने वाले हैं। मुझे ऐसी आशा भी हुई कि मेरे घर में आटा आ गया है तो राष्ट्र संघ का अर्थ संकट भी आज हल हो जाएगा। हम सब खुश और आशावान हो गए। बहन ने सोचा कि कुछ दिन चैन मिलेगा। भांजों ने सोचा कि कुछ दिन गेहूं की तलाश करने से बचे। हम आटे के बोरे को घेर कर बैठ गए और जैसे जन्मदिन की केक लोग काटते हैं, वैसे बोरे को खोलने लगे। बोरा खुला तो बदबू का झोंका आया। आटे को पलटा तो उसमें मरकर सड़ा हुआ चूहा निकला। हम सब सन्न, जैसे जन्मदिन की केक काटते हुए कोई मर गया हो। सारा आटा रोग बन गया था। हम मुंह लटकाए बैठे थे। कोई किसी से न बोल रहा था, न किसी की तरफ देख रहा था। मुझे लगा अब वियतनाम समस्या खतरनाक मोड़ लेगी। राष्ट्र संघ कर्ज में डूब जाएगा। निरस्त्रीकरण नहीं हो सकता और एटमी युद्ध की अब पूरी संभावना है। याद आए 2 साल पहले जब चाचा मरे थे, तब उनकी लाश भी इसी कमरे में यहीं रखी थी और हम इसी तरह सिर लटकाए मौन आसपास बैठे थे। तब कोई पूछता था तो बताते कि चाचा निमोनिया से मर गए। आज कोई पूछे तो बताएंगे कि हमारा गेहूं चूहे से मर गया। चाचा जब उस लोक में पहुंचे होंगे तो वहां वालों ने पूछा होगा, कहिए पंडित श्यामलाल परसाई कितने किलो पर चले आए? चाचा ने कहा होगा, भैया हम तो रुपए के 2.5 किलो पर ही चले आए, पता नहीं आगे क्या हो। जीने वाले भुगते। पिता ने जो रुपए के 20 शेर पर ही चले गए थे, जब सुना होगा तो परेशान हुए होंगे कि बच्चे बड़ी मुसीबत में है।
मैं चूहे को देख रहा था और आटे को। चूहे ने सड़कर हर जीवनदायिनी चीज़ को प्राणघातक बना दिया है। चूहों ने मेरे ही नहीं सारे देश के गेहूं को मार डाला है। ये चूहे खाद्य व्यवस्था के बारे में घुसकर वहीं मोटे होकर मर गए और सड़कर सारी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। अन्न सब दफना दिया गया। हमें सिर्फ सड़ांध का अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है सभ्यता के बोरे में ये चूहे घुसकर सड़ गए हैं। मैं कहता हूँ कि तुम अगर उसे आसपास से कुतरो तो एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर कमबख्तों उसमें घुसकर सड़ते क्यों हो? खुद तुम मरते ही हो, हमारे लिए बदबू और रोग फैलाते हो। हम हर बोरे को खोलकर देखते हैं कि तुम मरकर सड़ रहे हो। क्या तुम हमें इस निष्कर्ष पर तक पहुंचाना चाहते हो कि हम इस समूची व्यवस्था को दफन कर दें? सरकार कहती कि हमने चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानियां रखी है। एक आध चूहेदानी की हमने भी जांच की। उसमें घुसने के छेद से बड़ा छेद पीछे से निकलने के लिए है। चूहा इधर से फंसता है और उधर से निकल जाता है। पिंजरे बनाने वाले और चूहे पकड़ने वाले चूहों से मिले हैं। वे इधर हमें पिंजरा दिखाते हैं और चूहे को छेद दिखा देते हैं। हमारे माथे पर सिर्फ चूहेदानी का खर्च चढ़ रहा है। इस व्यापक षड्यंत्र से घबराकर सोचा था कि इस साल घर का गेहूं खाएंगे। जो अमेरिका और कनाडा को अपना घर मानते हैं वे अपना घर का खाएं। कोई अनाथालय को अपना घर माने तो मैं क्या करूं? मेरे भाई की थोड़ी सी ज़मीन है। उसने मुझसे कहा था कि अपना 2 बोरा गेहूं इटारसी में रखा है, उसे रेलगाड़ी से जबलपुर भेज देंगे, पर वह आया नहीं। मालूम हुआ कि ज़िलेबंदी हो गई है, परमिट लेना होगा। साधारण तरीके से परमिट लेना खेती करने से ज़्यादा मेहनत लेता है। असाधारण तरीकों से जल्दी मिलता है। इन्हें सब जानते हैं। सोचा जितनी मेहनत परमिट लेने में लगाएंगे उतनी मेहनत से तो घर के सामने के मैदान में फसल खड़ी कर देंगे। हज़ारों मील दूर अमेरिका से पराया गेहूं तो आ सकता है, पर 150 मील दूर से अपना गेहूं नहीं आ सकता। अपनी हर चीज़ की रफ्तार कम हो गई है। विदेशी पैसा कैसे दौड़ कर आता है, अपना पैसा रेंगता है। मुझे एक ज्ञानी ने बताया कि अगर तुम यह कह देते कि गेहूं खाने के लिए नहीं काला बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे हैं तो आने दिया जाता। हमसे यह नहीं हुआ। गेहूं और पेट में 150 मील का अंतर बना हुआ है। भावना से हम उन बोरों से चिपके हुए हैं। कहते हैं देवताओं का पेट सिर्फ भावनाओं से भर जाता है। देवता होने का फायदा अब समझ आ रहा है, लेकिन शुरू से आदमी बनने की कोशिश में उधर ध्यान नहीं दिया और अब हो गई है बहुत देर। यह पेट आदमी का रह गया जो भोजन डालने से ही भरता है, पर 150 मील दूर का गेहूं कैसे खाया जा सकता है? 2 तरकीबें हैं। एक तो यह है कि हम सब इटारसी जाएं और जब तक 2 बोरे पूरे उन्हें खाकर वापस लौट आएं, या फिर हर हफ्ते इटारसी जाएं और हफ्ते भर के लिए गेहूं खाकर लौट आएं। इसमें एक डर है, हम गेहूं खाकर गाड़ी पर चढ़ने स्टेशन आए तभी कोई अधिकारी हमारा पेट टटोल कर कहे तुम नहीं जा सकते, भरे पेट पर जिलाबंदी हो गई है। तब तो हमें पेट खाली होने तक वहीं रुकना पड़ेगा। नहीं, दोनों तरीके अपने काम के नहीं हैं। अपनी चिंता से बचने के लिए मैं अखबार उठाकर देखता हूँ कि दूसरी जगह क्या हाल है। सब कहीं यही हाल है। मुझे सहसा राष्ट्र की एकता का बोध होता है। हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, सब जगह अन्न को मार कर दफना दिया गया। कोटि कोटि नर नारी अन्न संकट के सूत्र में बंधकर एक हो गए हैं। भुखमरी और भ्रष्टाचारी हमारी राष्ट्रीय एकता के सबसे ताकतवर तत्व बन गए हैं। धर्म, संस्कृति और दर्शन कमजोर पड़ गए हैं। कैसी अद्भुत एकता है। पंजाब का गेहूं गुजरात के काला बाजार में बिकता है और मध्य प्रदेश का चावल कलकत्ता के मुनाफाखोर के गोदाम में भरा है। देश एक है।
कानपुर का ठग मदुराई में ठगी करता है, हिंदी भाषी जेब कतरा तमिल भाषी की जेब काटता है और रामेश्वरम का भक्त बद्रीनाथ का सोना चुराने चल पड़ा है। सब सीमाएं टूट गई है। अब जरूरी नहीं कि हैदराबाद का रेड्डी वहीं भूखा मरे, वह पटना में भी मर सकता है, क्योंकि देश एक है। मुनाफाखोरों, काला बाजारियों, भ्रष्टाचारियों ने मिलकर राष्ट्र को एक कर दिया है। सुंदर सपने वाले रविंद्रनाथ की उल्लासमयी जिज्ञासा थी कि ये हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सब किसके आह्वान पर भारत महामानव सागर में एकत्र हो गए हैं। मैं पूछता हूँ कवि, वे तो ठीक आए, मगर ये सब जातियों के लुच्चे किसके आह्वान से इधर आए। एक मंत्री ने अभी कहा है, यदि गरीबी और भुखमरी है तो इतने लोग सिनेमा क्यों देखते हैं? उन्हें नहीं मालूम कि भोजन से सिनेमा सस्ता पड़ता है। एक बार के साधारण भोजन में जितना लगता है उससे आधे दाम में सिनेमा देखा जा सकता है। मन खुश होता है और 3 घंटे भूख भाग जाती है। आदमी एक खाना छोड़कर सिनेमा क्यों न देखे? तर्क तो मैंने दे दिया, पर यह कैफियत मुझे ही बड़ी डरावनी लग रही है। जो कौम भूखी मारी जाने पर सिनेमा में जाकर बैठ जाए, वे अपने दिन कैसे बदलेगी? अद्भुत सहनशीलता है इस देश के आदमी में और बड़ी भयावह तटस्थता। कोई उसे पीटकर उसके रुपए छीन ले तो वह दान का मंत्र पढ़ने लगता है।